क्या ये एक फिक्शन है या एक रियल स्टोरी है, बायोपिक है? मतलब कुल मिला के ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है? आधी डिबेट जो है इसी चीज से ओवर हो जाएगी। अगर ये फिल्म नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आती है तो इसके डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, राइटर से कहना चाहिए कि भाई दिखाओ, एक आधा ऐसा केस तो दिखाओ। अगर फिक्शन भी है तो आप कुछ भी कह सकते हो, भाई आप राइटर हो, आपने कुछ भी लिखा, कैसा भी पात्र लिखा है आपने। इस फोटो को देखिए, जो एक आदमी है वो खड़ा है ना कहीं पे, वो ना किसी को मॉक कर रहा है, ना किसी का नाम ले रहा है, ना किसी मजहब विशेष को बुरा लगना चाहिए, ना किसी रिलीजन विशेष को बुरा लगना चाहिए, वो बस खड़ा है। तो मेरा सीबीएफसी से प्रश्न है कि आपने इसे थिएटर में ब्लर क्यों करा दिया? अगर सीबीएफसी इसका उत्तर दे दे, वो जानकी रिलीज करा ले। एक धड़ा था जो शुरू हो गया था कि भाई बेस्ट सिनेमा एवर, साउथ इंडियन सिनेमा से अच्छा तो कुछ नहीं। सलमान खान जो बॉलीवुड में कर रहा था, यहाँ पे यश है, सल्लू अर्जुन उनका नाम, हाँ, वो उन्होंने तेलुगु सिनेमा में या कन्नड़ सिनेमा में कर दिया। अगर मैं सल्लू को यहाँ पे गाली दे रहा था, उस तरह के सिनेमा को गाली दे रहा था, तो मैं वहां पे भी कुछ खास रेट नहीं कर पाऊंगा। कोई भी इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बॉलीवुड, हिंदी इंडस्ट्री, कोई भी, भोजपुरी की बात कर लें, पंजाबी, पूरी तरह दूध की धुली नहीं हो सकती। और कोई इंडस्ट्री पूरी तरह मतलब पाप का घड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए बॉलीवुड को पूरा ऐसा मतलब कि हाँ तो सब पापी है, क्योंकि शायद मैंने बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा देखा है भाई, और बन भी रहा, आज भी बन रहा है। अब किसी को नहीं दिख रहा वो अलग बात है। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक फिल्म आने वाली है जिसका हाल ही में ट्रेलर आया है, JSK यानी कि जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मलयालम फिल्म है ये। इसको लेकर के एक डिबेट आरंभ हो गई है। एक धड़ा ये बोल रहा है कि इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, पात्रों के नाम या नरेटिव जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है, जो नेगेटिविटी फैलाता है समाज में। उससे अधिक एक और रोचक चीज ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है उससे ज्यादा, कि इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो सुरेश गोपी नाम के अभिनेता हैं, जो अभिनेता कम नेता है। नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के, और केवल नेता नहीं है, वो मंत्री पद भी है उनके पास, केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि स्टेट मिनिस्टर है, बट हाँ सेंटर के हैं। तो इसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई ये पूरा क्या चक्कर है, और इसमें जो इमोशनल एंगल यानी कि लोगों की भावनाएं आहत होने का जो मतलब भावनात्मक चीज है, उसको साथ में रखते हुए मैं सिनेमा के एस्पेक्ट में कहां ये फिल्म फॉल्ट क्रिएट करती है और कहां एज सिनेमा ये फिल्म फॉल्टी है, उस विषय में भी बात करूंगा कि टेक्निकली कहां ये चीज गलत है, बैन होना चाहिए नहीं होनी चाहिए, या फिर सीबीएफसी इस पे क्या करे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो साउथ इंडियन फिल्मों का जो क्रेज आया था बॉलीवुड का थोड़ा सा एक्सपोज होने के बाद में, उसको लेकर के मैं विशेष रूप से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करिएगा। तो जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, JSK, इस मलयालम फिल्म में समस्या क्या है, या यूं कहें कि लोगों को जो समस्या प्रतीत हो रही है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। कि जो एंटागोनिस्ट है हमारी, या लड़की या एक्ट्रेस, हम जो भी कहें, वो एक रेप विक्टिम है, वो एक पीड़िता दिखाई गई है। उनका नाम जानकी रखा गया है फिल्म में। अगर हम इसे प्रॉब्लमेटिक माने तो इससे अधिक प्रॉब्लमेटिक यह है कि जो उनको डिफेंड कर रहा है वकील कोर्ट में, वह एक ईसाई या मुसलमान, जो भी दिखाने का प्रयास किया गया है, अभी वो पता नहीं लग पाया, लेकिन हाँ उस पात्र का नाम डेविड एबेल डोनोवन करके है। तो मे बी ये एक ईसाई पात्र हो, मे बी मुसलमान भी हो सकता है, कुछ भी मतलब खिचड़ी भी बनी हुई हो सकती है। तो इस चीज से लोगों को थोड़ी सी आपत्ति है कि पहली बात, आपने जानकी जो है मेन एक्ट्रेस का नाम रखा, उसको आपने रेप विक्टिम दिखाया। वो ठीक है, यहां तक माना जा सकता है कि ठीक है, नाम आपको कुछ ना कुछ रखना था, और भारत में फिल्म बन रही है तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यार। आधे से ज्यादा नाम जो है देवी देवताओं के, हमारों के होते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स के होते हैं, वहां तक ठीक था। लेकिन उसके बाद जब आप ये वाला एक लेयर लगाते हो ना कि जो डिफेंड करने वाला वकील है वो भी, तो यहां पे कहीं ना कहीं एजेंडा की बू आने लगती है। और उससे ज्यादा मजेदार बात जो मैंने बताई कि सुरेश गोपी जी जो हमारे अभिनेता हैं इसमें, वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता हैं, स्टेट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं, वो मतलब स्टेट मिनिस्टर हैं। अब लोग आहत जिस बात से हो रहे हैं कि भाई सीता माता के नाम पे सबसे पहले तो आपने पात्र का नाम रखा, उसके बाद जो बचाने वाला है वो ईसाई या मुसलमान दिखाया है। और अगर आप स्टारकास्ट में जाएंगे, वो मैं लगा दूंगा, जितने अभी यहां पर हम देख सकते हैं विकिपीडिया पे या जहां भी आप IMDb पे देखेंगे, कई मुस्लिम पात्र हैं। तो जैसा मलयालम सिनेमा का भी थोड़ा सा इतिहास है, और थोड़ा सा इस फिल्म को देख करके जो लग रहा है वही मंकी बैलेंसिंग टाइप का किया जाएगा कि देखो देखो मुस्लिम पात्र जो है इतना बढ़िया है, ईसाई पात्र जो है इतना बढ़िया है। वो अब लोगों की इस चीज से, इतिहास को देखते हुए, वही है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब उन्हें पता है कि ये लोग एजेंडा करते आए हैं पहले भूतकाल में, तो अभी भी ये लोग सुधरे नहीं होंगे। कोई भी सिनेमा हो वो, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि साउथ इंडियन सिनेमा भी इससे कैसे बचा हुआ नहीं है। तो लोगों की इसमें मांग है कि भाई बैन करो, या जो भी आपको एक्शन लेना है लो। अब ये तो हो गया पूरा इमोशनल एंगल, जो कि मैं कह रहा था कि भावनाएं,
और मैं अक्सर बोलता भी हूं कि ठीक है, भावनाएं लोगों की आहत हो सकती हैं, और भावना जैसी चीज मतलब देखी नहीं जा सकती, वो किसी की भी किसी भी चीज से आहत हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, हो सकती है। लेकिन आप इसमें मुझे कहोगे कि भाई तू तो हमेशा कहता रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और सिनेमा का तू तो बड़ा वो बनता है, अब इस पे क्यों बोल रहा है? तो इसका एक कारण है, वो एक एंगल है, ठीक है। मैं उस बात से हो सकता है एग्री करूं या ना करूं कि भावनात्मक एंगल है या लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूं। फिर भी इस केस में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने कहा कि सिनेमा के लेवल पे कई स्तर पे, एक पे नहीं कई स्तर पे फिल्म गलत है। और मतलब अगर मैं एक लाइन में बोल दूं, वैसे वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हालांकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है, सिनेमा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन दिस इज नॉट इवन सिनेमा, क्योंकि ये टेक्निकलिटीज फुलफिल नहीं कर रही है फिल्म। तो इस पे बैन लेना या सीबीएफसी इस पे कड़ा निर्णय ले, इससे अधिक मैं इस बात पे फोकस्ड हूं कि इसके जो मेकर्स हैं ना, इनका एक इंटरव्यू हो जाए, जितने भी हैं मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ये अभिनेता साहब भी, ये भी हो जाएं, इनसे सीधे सीधे पहले ये प्रश्न किए जाएं कि भाई आप ये बता दीजिए कि क्या एक फिक्शन है या एक रियल स्टोरी है, बायोपिक है, मतलब कुल मिला के ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। आधी डिबेट जो है इसी चीज से ओवर हो जाएगी, क्योंकि अगर ये फिल्म फिक्शन है तो फिर ये बहुत ही इलॉजिकल और खराब फिक्शन है, और अगर ये नॉन फिक्शन है यानी कि असली कहानी है या बायोपिक या कहीं पे भी कोई सत्य घटना हुई है उस पर आधारित है, तो भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर आपको तथ्य देने पड़ेंगे। अब इसकी डिटेल में चलते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सिनेमा की टेक्निकलिटीज ये फिल्म फुलफिल नहीं करती। तो अगर आप स्क्रीन प्ले की बात करें या स्टोरी टेलिंग अगर हम समझनी चाहें, तो सिनेमा के लिए एक चीज कही जाती है कि फिक्शनल स्टोरी, फिक्शन जैसे कि मनगढ़ंत कहानी जिसे हम कह देते हैं, जैसे कि उपन्यास भी होते हैं, गोदान है, गबन है, मुंशी प्रेमचंद की हमने कहानियां, ईदगाह हमने पढ़ी है, तो ये फिक्शनल स्टोरी है। अब जैसे हामिद है, वो चिमटा लेने जा रहा है, हामिद कोई असली पात्र नहीं था असली जीवन में, वो उसकी कल्पना थी। यही लेखक, यही तो स्किल होती है ना भाई। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कल्पना थी कि ऐसी कहानी होगी, एक बच्चा होगा, वो ईद के मेले में जाता है, चिमटा खरीद के लाता है अपनी दादी के लिए, बहुत मतलब क्यूट सी प्यारी सी स्टोरी है। इसी तरह गोदान उनकी कहानी है, वो भी फिक्शनल स्टोरी है, उपन्यास है, फिक्शन है। उसमें एक किसान की व्यथा बताई जा रही है कि भाई कितना मजबूर वो हो जाता है, एक गाय लेना चाहता है और कैसे उसका पूरा जीवन उसी उधेड़ बुन में चला जाता है और अंत में उसके साथ क्या होता है ये पूरा। अब ये सारी जब हम कहानियां पढ़ते हैं, जिन लोगों ने पढ़ी होंगी वो कहेंगे यार ये तो बहुत रियल सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हामिद जैसा कोई बच्चा हो। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, बट ये अपने से क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि ये कहानी पॉसिबल है, गोदान जैसी कहानी पॉसिबल है, गबन जैसी कहानी पॉसिबल है। तो एक अच्छी फिक्शनल स्टोरी किसे कहा जाता है? कि जो रियल लगे। इसी तरह एक अच्छा नॉन फिक्शन या एक असल कहानी, जैसे कि हम बायोपिक बना रहे हैं या किसी असल घटना पे बना रहे हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग पे एक फिल्म बनती है, वो बढ़िया तब मानी जाएगी जब वो फिक्शनल लगे। तभी तो सिनेमा बनाने का सेंस होगा ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध, ऐसी विषय पे कोई फिल्म बनती है, कोई उपन्यास लिखा जाता है, कोई स्टोरी, कोई प्ले, कुछ भी होता है, तो सामने वाले को देखकर लगेगा कि यार ये पॉसिबल कैसे है, कोई ऐसा कर कैसे सकता है, कोई जनरल डायर जैसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि यार गोलियां चलवा दी गई खुली। ऐसे विषयों पे फिल्म बनती है, बायोपिक बनती है। मिल्खा सिंह, एक व्यक्ति जो अपना घर बार छोड़ करके, माँ बाप छूट गए, घर छूट गया, भारत में आया, रिफ्यूजियों की तरह जीवन जिया, और उसके बाद भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है कहां पे? कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, एशियाड में। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी। तो कहानियां बनती हैं। नॉर्मल कितने धावक होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडल नहीं लाए हो सकता है मेडल भी लाए हों, लेकिन हो सकता है उनकी कहानियां इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, या हो सकता है नजरों में ना आई हो। मिल्खा सिंह वॉज एन आइकन, इसलिए फिल्म बनती है। भगत सिंह वॉज एन आइकन, स्वतंत्रता सेनानी कई हुए। सावरकर वॉज एन आइकन, चंद्रशेखर आजाद वॉज एन आइकन। इसलिए अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी होगी तो फिल्म बनेगी। सो दैट विल बी कॉल्ड अ गुड नॉन फिक्शन, क्योंकि ये असल जीवन है, सब असल कहानियां हैं। मिल्खा सिंह ने सचमुच में वो झेला होगा, पार्टीशन के समय किसी तरह आ गए जिंदा इस देश में, उसके बाद एक एक रोटी के लिए भटक रहे हैं कैंपों में, उसके बाद धावक बनते हैं। ये प्रतीत होता है यार ये तो फिक्शन है, तो सोचा नहीं जा सकता, ऐसा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए ये एक अच्छा सिनेमा कंसीडर किया जाएगा। अब आज आप ये भी कह सकते हैं कि यार अब तो एरो गैरो पे किसी पे फिल्म बन जाती है, तो भाई इसीलिए मैं कहूंगा कि वो फ्लॉप भी हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा उन फिल्मों में मतलब जान नहीं होती है, कहीं कि आत्मा नहीं होती, वहां केवल पैसा देखा जाता है। अब इसी तरह अब फिक्शन की बात करते हैं कि फिक्शन कौन सा बढ़िया माना जाएगा। फिक्शन वो बढ़िया माना जाएगा
जो नॉन फिक्शन जैसा लगे। गोदान का उदाहरण कि आपको लग रहा है कि हाँ यार ये कहानी तो पॉसिबल है, ये अगर लेखक ने सोचा है तो लेखक ने हमारे समाज को, हमारे देश को, सबको देखा कि हाँ यार ऐसे ऐसे पात्र एग्जिस्ट करते हैं और उसने कहानी लिखी। इसीलिए आप रिलेट करते हो कि यार ये तो मैं रोज देखता हूं, या ये हो सकता है हमारे समाज में होता है। कई ऐसी फिल्में भी हैं और खूब हिट होती हैं, उदाहरण उनके हैं। दम ला के हईशा फिल्म देखी होगी, कितनी सिंपल सी कहानी थी, बहुत सिंपल। मतलब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो इस तरीके की फिल्में नहीं बनाते हैं। अब अच्छी बात है यार, वाईआरएफ की तरफ से आई, वरना वाईआरएफ पैसे के पीछे भागता है। वो टाइगर वाइगर सब बनाते हैं, जहां पे एक आदमी मुक्का मार रहा है, साला 20 उड़ जा रहे हैं, वो भी हो रहा है, वो एक्शन के नाम पे होता है, एग्जैजरेशन भी होता है, वो अलग लेवल ऑफ सिनेमा है। बट यहाँ हम प्रॉपर फिक्शन की अगर बात करें तो इस तरह की फिल्म जब आती है और हम देखते हैं कि हाँ यार दिस इज पॉसिबल कि एक कपल हो जिसमें एक ओवरवेट पत्नी है, एक पति है उसका जो थोड़ा सा अंडर अचीवर है, और किस तरीके से उनकी उधेड़ बुन रहती है जीवन में। खोसला का घोसला फिल्म आपने देखी होगी, रिलेटेबल लगती है कि हाँ यार आम आदमी के प्लॉट पे कब्जा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो दिल्ली फिल्म, ऐसी अंडररेटेड फिल्में हमारे पास भरी पड़ी हैं। कोई कह सकता है यार दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन। मसान फिल्म आपने देखी होगी, रोज आते हो आप बैठ करके देख के, क्योंकि आप रिलेट करते हो। आपके साथ नहीं हुआ लेकिन आपको पता है कि ऐसा संभव है हमारे समाज में। इसीलिए पंचायत जैसी स्टोरीज हिट होती हैं क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल लगती हैं। मतलब एक लाइन में निचोड़ निकालूं तो फिक्शन वो बढ़िया जो कि मनगढ़ंत है पर फिर भी आप उससे रिलेट कर रहे हो और आपको वो असली लग रहा है, और नॉन फिक्शन वो बेटर है जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, जबकि वो असली कहानी है। अब सिनेमा में तो एक और शाखा निकलती है, मतलब वो तो पल्प फिक्शन जैसी फिल्में बनती हैं जो अलग ही अपना जॉनरा क्रिएट कर देती हैं। वो ना फिक्शन में आती है, ना नॉन फिक्शन में आती है, ना बायोपिक में आती है, ना डॉक्यूमेंट्री में आती है, वो अलग ही है। लेकिन वो बहुत अलग डिबेट है, यहाँ हम बेसिक बात कर रहे हैं। अब घूम फिर के वापस आते हैं अपनी फिल्म पे, जो मैंने कहा था कि क्यों प्रॉब्लमेटिक है और कैसे सिद्ध हो जाएगा कि सिनेमा के लेवल पे भी हिली हुई है फिल्म। तो अगर ये फिल्म नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आती है तो इसके डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, राइटर से कहना चाहिए कि भाई दिखाओ, एक आधा ऐसा केस तो दिखाओ कि कोई विक्टिम है, जहां पे जानकी नाम की, चलो नाम साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, एक विक्टिम है, हिंदू विक्टिम है, वो रेप पीड़ित है, हिंदू ने रेप किया जिसने भी किया, और एक ईसाई मुस्लिम वकील है या कोई ऐसा है जिसने इस लेवल पे उसे बचाया और इतना तगड़ा केस था, आप लाओ ताकि हमें भी लग सके कितना भूतपूर्व केस हुआ है, तब हम उसको मानेंगे कि हाँ ये अच्छा सिनेमा है, अगर नॉन फिक्शन है। अब अगर ये फिक्शन है यानी कि मनगढ़ंत कहानी है, तब ये एकदम घटिया सिनेमा इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई इससे रिलेट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने निजी जीवन में, अपने आसपास कहां हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं देखा। कभी आप बताइए ना, आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, कभी आपने ऐसा सुना है? अगर सुना है तो भाई बता दीजिए। कहा जाता है ना कि मतलब सिनेमा जो है समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा, जैसा देश होगा, वैसा ही सिनेमा में दिखेगा। तो समाज में तो हमें ये कहीं दिखा नहीं, तो आप कहां से इसे मतलब लेकर के आ गए, कहां से आपने गढ़ा? तो आपने मनगढ़ंत गढ़ा है ना, और मनगढ़ंत में आपने एजेंडा डाला है। ऐसा नहीं होता समाज में, तो फिर ये ढंग का सिनेमा कैसे? तो जो मैं कह रहा था, दोनों ही लेवल पे, चाहे भावनाओं के स्तर पे देखा जाए या लॉजिक के लेवल पे देखा जाए, आप हार रहे हो भाई। मतलब मैं सड़क की भाषा में कह दूं, हगास है भाई आपकी फिल्म, सीधी सी बात है। अब आते हैं इस पे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच या बैन वाला, कि सीबीएफसी को क्या करना चाहिए, क्या मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उसकी, वो तो क्या बिल्कुल सही है भाई, मैं पूरा एग्री करता हूं कि आप अगर फिक्शन भी है तो आप कुछ भी कह सकते हो भाई, आप राइटर हो, आपने कुछ भी लिखा, कैसा भी पात्र लिखा है आपने, एग्री। लेकिन सीबीएफसी से उस सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि जो भावनाओं वाली बात हो जाती है ना, इस फोटो को देखिए जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इस फोटो में क्या गलत था? मतलब एक आदमी है, वो खड़ा है ना कहीं पे, वो ना किसी को मॉक कर रहा है, ना किसी का नाम ले रहा है, ना किसी मजहब विशेष को बुरा लगना चाहिए, ना किसी रिलीजन विशेष को बुरा लगना चाहिए, वो बस खड़ा है। इस फोटो में गलत क्या था? तो मेरा सीबीएफसी से प्रश्न है कि आपने इसे थिएटर में ब्लर क्यों करा दिया? अगर सीबीएफसी इसका उत्तर दे दे, वो जान के रिलीज करा ले। रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब इसमें यह नहीं है कि आपकी भावनाएं हर बात में आहत हो रही हैं, भावनाएं सबकी हैं और सबकी आहत होती हैं, तो रूल भी सबके लिए या तो बराबर कर दो या सबके लिए कड़ा कर दो कि भाई किसी की फिल्म रिलीज नहीं होगी, या फिर हर फिल्म रिलीज होगी तो आप भावनाएं देख करके चलेंगे, हर समाज की, हर वर्ग की। एक अंतिम तर्क इसमें आ सकता है क्रिएटिव लिबर्टी वाला। ये कई बार तर्क आ जाता है कि यार क्रिएटिव लिबर्टी भी तुम नहीं दोगे, अब क्या इतना भी इंसान नहीं दिखा सकता? बिल्कुल ठीक है, ये भी मैंने मान लिया कि क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी कैसे काम करती है हमें पहले ये देखना पड़ेगा। एक वही बात है ना कि आप धुआं अगर दिखा रहे हो
तो कहीं आग ना सही लेकिन चिंगारी तो होनी ही चाहिए ना दोस्त। इसको कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, कि चिंगारी थी, मैंने उसे आग और फिर उसे धुआं और फिर वॉल्केनो दिखा दिया, ये है, लेकिन चिंगारी थी। केरला स्टोरी नाम की फिल्म आई थी, कई लोगों ने कहा कि 3 ही तो केस थे, तुमने उसको ऐसा दिखाया कि 3000 हैं, 300 हैं, ये है वो है। ठीक है, मैं कहता हूं कि वो 3000 वाला वो एग्जैजरेशन था, उसको साइड में रख देता हूं, मैं उस चीज से रिलेट नहीं करता। लेकिन फिर वही बात कि वॉल्केनो नहीं था, धुआं नहीं था, आग नहीं थी, चिंगारी थी या नहीं, 3 केस थे। इसीलिए मैंने उस समय भी ये कहा था कि अगर एक भी केस होता है तो एक केस पे फिल्म बनेगी। निर्भया कांड एक बेटी के साथ हुआ था देश की, वो उतना ही जघन्य था कि अगर वो 1000 बेटियों के साथ हो, कोई अंतर नहीं, पाप पाप है। इसी तरह जब केरला स्टोरी की बात हो रही थी तो ये इतना कुतर्क लाया गया, 3 ही तो केस थे, 3 ही का मतलब नहीं है, वहां चिंगारी थी, सिनेमा है तो उसे एग्जैजरेट करके दिखाया गया। ठीक है, यहां तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसको आर्टिस्टिक फ्रीडम कहा जाता है। तो यहां पे भी मैं इस फिल्म के मेकर से, डायरेक्टर से, राइटर से कहूंगा कि आप छोटा सा किसी कस्बे का, किसी गांव का एक ट्रायल कोर्ट में चल रहा है ऐसा कोई केस दिखा दो ना भाई, आप डिटेल ले आओ और फिर उसको बताओ कि देखो हम एग्जैजरेट करके इसलिए ये केस बना रहे हैं, तो शायद आपकी बात कंसीडर की जा सके। अभी नहीं हो सकता, अभी ये फिल्म प्रॉपर एजेंडा ड्रिवन लग रही है। अब आते हैं अंत में, ये तो हो गई इस फिल्म की बात। जो मैं कह रहा था कि अंत में एक जो मैं मजेदार टॉपिक पे आऊंगा कि ये नॉर्थ साउथ, या यूं कहें कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन सिनेमा का जो चला था, जब ये बॉलीवुड का हगियापा या एक्सपोज होने लगा कि ये लोग किस लेवल का एजेंडा करते हैं, या जो भी मतलब इनकी पर्सनल लाइफ आने लगी सामने, तो एक साइड थी जो साउथ इंडियन सिनेमा को बहुत सिर पे बिठा रहे थे लोग। मुझे कुछ फिल्में अच्छी लगी, कुछ फिल्में खराब भी लगी, लेकिन एक धड़ा था जो शुरू हो गया था कि भाई बेस्ट सिनेमा एवर, साउथ इंडियन सिनेमा से अच्छा तो कुछ नहीं। मतलब कई ऐसी फिल्में आई, हो सकता है आप मुझसे रिलेट ना करें, लेकिन भाई सिनेमा के लेवल पे, चाहे वो जो पुष्पा 1, 2, 3 जितनी भी आई है भाई, KGF और 2-4 और आई थी जिनको लेकर के बहुत कि हो देखो कितना ग्रैंड है। हो सकता है वो जो एक्टर्स थे उनके निजी जीवन को ऐसा दिखाया गया कि देखो निजी जीवन में कितने बढ़िया हैं, तो इनकी फिल्में भी बढ़िया, जबकि मतलब ये मेरी निजी राय है भाई, आप इससे रिलेट ना करें हो सकता है। लेकिन ये कुछ फिल्में जो थी, पुष्पा, KGF, ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड फिल्म्स थी। मतलब मेरे विचार में सलमान खान जो बॉलीवुड में कर रहा था, यहाँ पे यश है और पुष्पा वाला का अर्जुन, अल्लू अर्जुन उनका नाम है, हाँ, वो उन्होंने तेलुगु सिनेमा में या कन्नड़ सिनेमा में कर दिया। कोई अंतर उसमें था नहीं, जो सल्लू इधर कर रहा था वो वहीं हुआ था। तो अगर मैं सल्लू को यहाँ पे गाली दे रहा था, उस तरह के सिनेमा को गाली दे रहा था, तो मैं वहां पे भी कुछ खास रेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, इनका फर्स्ट पार्ट मैंने पुष्पा का भी और KGF का भी पहला पार्ट देखा, लेकिन भाई सॉरी मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि यार और मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे सेंस नहीं दिखा और देखने का कि अगर यही सब चलना है, अगर पहली फिल्म में बंदूक चलेगी, दूसरी में मशीन गन, तीसरी में टैंक चलेगा, चौथी में ड्रोन चलेगा, तो कहीं ना कहीं मैंने सब देखा हुआ है फास्ट एंड फ्यूरियस में, तो 10 साल पहले देखा था, अब नहीं देखना मुझे। तो कुल मिला के मैं उनसे उतना रिलेट नहीं किया था। मुझे साउथ इंडियन सिनेमा भी ऐसे बहुत बढ़िया नहीं लगा था, मुझे उसमें भी फ्लॉज दिखे थे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कचरा फिल्म आई थी, कंटारा जैसी फिल्म आई थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीक्वल ऑल्सो, सेकेंड पार्ट। और मैं बहुत होपफुल हूं भाई, हो सकता है मुझे निराशा हो, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं होपफुल हूं, क्योंकि मुझे पहला पार्ट ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ नया देखने को मिला, कोई स्टोरी थी। अब अगर उसमें दूसरी में वही सेम दिखा दिया जाएगा तो मैं निराश होऊंगा। पॉइंट ये है कि कोई भी इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बॉलीवुड, हिंदी इंडस्ट्री, कोई भी, भोजपुरी की बात कर लें, पंजाबी, कोई इंडस्ट्री पूरी तरह दूध की धुली नहीं हो सकती, और कोई इंडस्ट्री पूरी तरह मतलब पाप का घड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए बॉलीवुड को पूरा ऐसा मतलब कि हाँ तो सब पापी है, उस तरीके की छवि बना दी गई है, तो उससे मैं थोड़ा सा रिलेट कई बार नहीं कर पाता हूं, क्योंकि शायद मैंने बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा देखा है भाई, और बन भी रहा, आज भी बन रहा है। अब किसी को नहीं दिख रहा वो अलग बात है, ढूंढोगे दिख जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी है। ऐसे ही साउथ में बुरा सिनेमा भी बन रहा है, अच्छा बन रहा है तो बुरा भी बन रहा है, ये उसका एक उदाहरण था। अब मैं तो कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप का हुआ, इससे लोगों की आंख खुल जाएं कि भैया सो कॉल्ड हिंदुवादी पार्टी का नेता है और सो कॉल्ड साउथ इंडियन फिल्म है जो अच्छी होती हैं। अब इसमें कई लोग कर देंगे नहीं नहीं मलयालम की बुरी होती हैं, कन्नड़ की अच्छी होती हैं, तेलुगु की बुरी, तमिल की अच्छी। ये भाई अच्छी बुरी हर जगह हो सकती है, कोई भी। अब यही एक्टर है वो तेलुगु में आकर भी फिल्म बना देते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें थोड़ा सा उस बबल से बाहर आके सोचना पड़ेगा।
आर्ट सिनेमा उस तरीके से काम नहीं करता। कुछ कुरीतियां जो हम यहाँ देखते हैं हो सकता है वहां भी हो। उदाहरण के रूप में नेपोटिज्म है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राग अलापते रहते हैं लोग, वो जाकर के देखें भाई वहां क्या होता है तेलुगु और तमिल सिनेमा में, वो पूरे पूरे परिवार लगे पड़े हैं। तो वही है कि ऐसी फिल्में आ रही हैं अगर जेएसके टाइप की, हालांकि घटिया सिनेमा है, लेकिन ठीक है, लोगों का भ्रम तो टूट रहा है कि साउथ इंडियन सिनेमा में भी अच्छी खासी गंदगी मची हुई है। एजेंडा डालने वाले एजेंडा डालते हैं। इसी कारण मैं कई बार कहता हूं, वो थोड़ी सी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन आप थोड़ा सोच करके देखें डीप, तो आर्ट के मामले में, सिनेमा के मामले में कभी कभी वो काइंड ऑफ कम्युनल या यूं कहें राजनीतिक चश्मा कई बार हटाकर हमें देख लेना चाहिए कि क्या है एक्चुअल, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ कई बार बहुत अलग होती है लोगों की। पर्दे पर हो सकता है वो आदमी बहुत अच्छा नरेटिव दिखा रहा हो, रियल लाइफ में हग रहा हो, या फिर रियल लाइफ में वो बहुत बड़ा आपकी कम्युनिटी का, आपकी कास्ट का, आपके रिलीजन का सेवियर बना हो, और पर्दे पे उसी पे हग रहा है। तो फिर आप किसको सही मानेंगे? ये चॉइस आप ही को करनी होगी। तो इसीलिए कई बार सोच करके देख लीजिए आर्ट के विषय में। इसी के साथ 2-3 सजेशन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि देखिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कैसी लगी, क्योंकि वो सजेशन जो मैं फिल्मों के दे रहा हूँ उसी तरीके की हैं। जल्लीकट्टू एक फिल्म आई थी, 2019 में आई थी, बहुत से लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। मलयालम फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशक एक ईसाई व्यक्ति है, फहद फासिल, एक मलयाली व्यक्ति है, मुसलमान है। इनकी 2-3 फिल्में देखिएगा, मैंने भी बहुत कम ही देखी हैं, इतनी खास देखी नहीं है। जिन्होंने देखा होगा इन्हें, पुष्पा 2 में, पुष्पा 1 में आपने देखा होगा, पुलिस वाले की भूमिका में थे। मैंने भी इनकी कमी फिल्में देखी है, लेकिन ट्रांस एक फिल्म इनकी आई थी 2020 में, वो अवश्य देखिएगा। सी यू सून करके इनकी एक फिल्म आई थी 2020 में। यह फिल्म थोड़ी सी रोचक है, देखने में मजा आएगा, क्योंकि ये पूरी आईफोन पे शूट हुई है और काइंड ऑफ ऑनलाइन शूट हुई है, क्योंकि 2020 अगर आपको याद हो तो वो समय लॉकडाउन का था और फिल्म कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट करती है, तो अवश्य देखिएगा। एक आवेशम इनकी फिल्म आई थी, वो पिछले साल ही आई है, वो मैंने भी नहीं देखी है। तो वो अगर फिल्म जो लोग देखें वो मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी, और जो मैंने फिल्में बताई हैं अगर आपने देखी हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा जेएसके फिल्म पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला फिल्म पे, उस पर मैंने अपने थोड़े से विचार रखने का प्रयास किया। अगर आपने रिलेट किया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके क्या विचार हैं वो भी आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट्स में बता सकते हैं। ये फिल्म अभी आएगी, देखते हैं। अभी तो केस भी चल रहा है उसका, 9 जुलाई को रिजल्ट आना है, या देखते हैं अगली तारीख मिलेगी। उसके बाद सेंसर बोर्ड उस पर कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना है, और फिल्म अंततः रिलीज होती है तो कट्स के साथ या जिसके भी साथ होती है वो भी आगे देखना है। जो भी अपडेट होगा, अगर पुनः कंट्रोवर्सी आग पकड़ती है तो उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आपने अगर वीडियो यहां तक देखा है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोस और भी बनाता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा अवश्य करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।